हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल फी डाइव में। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और पीछे के जो भी वीडियो हैं वो अच्छी तरह से देखिए, ताकि जितने भी अपने टॉपिक्स अब तक कंप्लीट कर चुके उनको आप रीड कर सकें। इसके लिए आप डिस्क्रिप्शन में जा सकते हैं या आई बटन को दबा के आप वीडियोज़ को देख सकते हैं। सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को इसका फ़ायदा हो। आज अपने पढ़ेंगे ऊर्जा। ऊर्जा, एनर्जी। ऊर्जा क्या है? ऊर्जा किसे कहते हैं? क्या है ऊर्जा? देखो, सिंपल सा अपने पास है कि कोई एक व्यक्ति जो है वो ज़्यादा देर तक दौड़ सकता है, दूसरा व्यक्ति कम देर तक दौड़ सकता है। एक व्यक्ति ज़्यादा समय तक काम कर सकता है, दूसरा व्यक्ति कम समय तक काम करता है। एक व्यक्ति कुछ ज़्यादा काम करता है और दूसरा नहीं कर पाता है। इसका कारण क्या होता है? इसका कारण होता है एनर्जी लेवल का डिफरेंस। ऊर्जा स्तर का क्या होता है? अंतर होता है। तो ऊर्जा को सिंपल सा अगर अपने परिभाषित करें तो ऊर्जा क्या होती है? कार्य करने की क्षमता होती है। कार्य करने की क्षमता ऊर्जा कहलाती है। कार्य करने की क्षमता जो है, क्षमता ऊर्जा कहलाती है। एबिलिटी ऑफ वर्क डन इज एनर्जी, यानी कार्य करने की जो क्षमता होती है उसे क्या कहते हैं? ऊर्जा कहते हैं। इसका मतलब कार्य ही ऊर्जा है। कोई व्यक्ति अधिक कार्य कर सकता है, इसका मतलब उसमें एनर्जी लेवल जो है वो ज़्यादा है, ऊर्जा अधिक है। कम कार्य कर सकता है, इसका मतलब उसका एनर्जी लेवल कम है, मतलब उसमें ऊर्जा कम है। मतलब कार्य ही ऊर्जा है वास्तव में। ऊर्जा जो होती है वो अदिश भौतिक राशि है। अदिश भौतिक राशि है। ऊर्जा अदिश भौतिक राशि है। अब जब ऊर्जा कार्य ही है तो जो मात्रक कार्य का है वही मात्रक जो है वो किसका होगा? ऊर्जा का होगा। तो एसआई पद्धति में, एसआई पद्धति में ऊर्जा का मात्रक अपने पास क्या है? जूल है। एसआई पद्धति में कार्य ऊर्जा का जो मात्रक है, कार्य का मात्रक भी अपने पास क्या था? जूल है। तो इस ऊर्जा का मात्रक भी क्या है? जूल है। अभी अपने पढ़ेंगे ऊर्जा बहुत सारे प्रकार की होती है, चाहे किसी भी प्रकार की ऊर्जा हो, सभी प्रकार की ऊर्जाओं का एसआई पद्धति में मात्रक क्या होता है? जूल होता है। सीजीएस पद्धति में ऊर्जा का जो मात्रक है वो अपने पास अर्ग है। और अपने पास क्या होता है? एक जूल जो है वो 10⁷ अर्ग के बराबर होता है। ये इन दोनों में रिलेशन होता है। एक जूल जो है वो 10⁷ अर्ग के इक्वल होता है। अब आता है अपने पास ऊर्जा के अन्य मात्रक भी है। ऊर्जा का एक मात्रक बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आ सकता है यहाँ से, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ऊर्जा का मात्रक जो है, ऊर्जा का मात्रक क्या है? इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो होता है उसमें कितने जूल होते हैं? ये क्वेश्चन आने वाला है। एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कितने जूल होते हैं? 1.6 × 10⁻19 जूल होते हैं। ये संबंध मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट अपने पास ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ये क्वेश्चन आने वाला क्वेश्चन है और बहुत बार आया हुआ भी है कि एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कितने जूल होते हैं। एक अपने पास ऊर्जा का और मात्रक लिया जाता है किलोवाट घंटा। ऊर्जा का एक मात्रक जो है, ऊर्जा का मात्रक किलोवाट घंटा भी लिया जाता है। ये भी क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट है। एक किलोवाट घंटा में कितने जूल होते हैं? एक किलोवाट घंटा में कितने जूल होते हैं? 3.6 × 10⁶ जूल होते हैं। ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट रिलेशन है। 3.6 × 10⁶, यानी एक किलोवाट घंटा जो है वो 3.6 × 10⁶ जूल के बराबर होता है। किलोवाट घंटा जो है
ये विद्युत ऊर्जा की इकाई है। एक्चुअल में विद्युत ऊर्जा को इसमें नापा जाता है। इसे अपने क्या कहते हैं, एक यूनिट भी कहते हैं। जो अपने घरों में बिजली का बिल आता है वो यूनिट में आता है, किलोवाट घंटा में आता है। और आजकल इसका एक नया नाम है BOTU। इसको बोलते हैं बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट। ये भी बोलने लग गया आजकल, बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट। लेकिन अब भी अपने प्रचलन में ज़्यादा क्या है, यूनिट है। और इसको किलोवाट घंटा भी कहते हैं। तो 1 किलोवाट घंटा जो है वो 3.6 × 10⁶ जूल के बराबर होता है। ये SI पद्धति का मात्रक हो गया, CGS पद्धति का हो गया। दोनों में रिलेशन, दो ये मात्रक भी काम में लिए जाते हैं। कई बार जब ऊर्जा का मान अधिक होता है तो ऊर्जा को किलो जूल और मेगा जूल में भी व्यक्त कर देते हैं, कम में तो मिली जूल में। ये जो मात्रक होता है ये मोस्टली जो अपने पास इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में ये मोस्टली ज़्यादा यूज होता है उस समय, या परमाणविक स्तर पर जब अध्ययन करते हैं तो उस समय इस तरह की ऊर्जा का अध्ययन किया जाता है। ये अपने मात्रक मोस्ट इम्पोर्टेंट है दोनों के दोनों, और यहाँ से मोस्टली क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, इसलिए अच्छी तरह से ध्यान रखना है अपने को। अब आता है ऊर्जा के प्रकार। ऊर्जा के प्रकार क्या क्या है? टाइप्स ऑफ एनर्जी। ऊर्जा के प्रकार, टाइप्स ऑफ एनर्जी। ऊर्जा के प्रकार क्या क्या है? बहुत सारे प्रकार की ऊर्जा है, उसमें से अपने कुछ महत्वपूर्ण जो है वो उनको पढ़ेंगे अपने। सबसे पहले अपने पास है यांत्रिक ऊर्जा। यांत्रिक ऊर्जा, मैकेनिकल एनर्जी। यांत्रिक ऊर्जा क्या है? बिल्कुल सिंपल सा है, किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा तथा स्थितिज ऊर्जा के योग को यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं। किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा तथा स्थितिज ऊर्जा, किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा तथा स्थितिज ऊर्जा के योग को, स्थितिज ऊर्जा के योग को यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं। यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं। गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का जो योग है वो क्या कहलाता है? यांत्रिक ऊर्जा कहलाता है। अब गतिज ऊर्जा क्या है और स्थितिज ऊर्जा क्या है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोनों ही पॉइंट, और अपने इनको डिटेल से पढ़ते हैं। पहला अपने पास है इसका गतिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा किसे कहते हैं? किसी वस्तु में गति के कारण कार्य करने की जो क्षमता होती है उसे उस वस्तु की गतिज ऊर्जा कहते हैं। जैसे बहते हुए पानी की ऊर्जा, पानी बह रहा है, गति कर रहा है, तो उस गति के कारण उसमें ऊर्जा है, वो गतिज ऊर्जा है। चलती हुई कार की ऊर्जा, जब कार चल रही है तो कार में गति के कारण क्या है? गतिज ऊर्जा है। तो चलने के कारण यानी गति के कारण जो ऊर्जा होती है उसे क्या कहते हैं? गतिज ऊर्जा। तो किसी वस्तु में गति के कारण कार्य करने की क्षमता गतिज ऊर्जा कहलाती है। गतिज ऊर्जा कहलाती है। गतिज ऊर्जा कहलाती है। कार्य करने की क्षमता है, किसकी वजह से है? गति के कारण है। तो गति के कारण जो भी है, बंदूक से छोड़ी गई गोली में क्या होगी? गतिज ऊर्जा होगी। चलती हुई कार में गतिज ऊर्जा होगी। बहती हुई वायु जो है, वायु में क्या होगी? गतिज ऊर्जा होगी। तो ये जो ऊर्जाएं हैं गति के कारण जो है उसे क्या कहते हैं? गतिज ऊर्जा कहते हैं। अब गतिज ऊर्जा का मापन कैसे करें? किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा का मापन कैसे किया जाए? गतिज ऊर्जा का मापन करने के लिए अपने क्या करते हैं? किसी गतिशील वस्तु को विरामावस्था में लाने के लिए जो कार्य करना पड़ता है वो कार्य उसकी गतिज ऊर्जा के रूप में संचित होता है। या किसी विरामावस्था में स्थित वस्तु को वर्तमान गतिशील अवस्था तक लाने के लिए जो कार्य करना पड़ता है वो उस वस्तु की क्या कहलाती है?
गतिज ऊर्जा कहलाती है। अपने सेकंड वाला यूज करते हैं। किसी स्थिर वस्तु को वर्तमान गतिशील अवस्था तक लाने के लिए किया गया कार्य गतिज ऊर्जा कहलाती है। किया गया कार्य गतिज ऊर्जा कहलाती है। अब अपने पास इसका मैथमेटिकल रूप क्या होगा, गणितीय रूप क्या होगा, क्योंकि अपने को गणितीय रूप की आवश्यकता है। तो अपने क्या करते हैं, अपने पास मान लेते हैं m द्रव्यमान की एक वस्तु है, इस पर F बल लगाते हैं। माना m द्रव्यमान की वस्तु पर F बल लगाते हैं, जिससे वस्तु में A त्वरण उत्पन्न होता है तथा वस्तु S विस्थापन लेती है। S दूरी तक क्या होती है, विस्थापित होती है। m द्रव्यमान की एक वस्तु है जिस पर अपने F बल लगाया, जिससे वस्तु में त्वरण, क्योंकि बल है तो त्वरण है, त्वरण है तो बल है, त्वरण A उत्पन्न हो जाता है और वस्तु क्या है, S दूरी तक विस्थापित होती है। तो वस्तु पर लगने वाला बल क्या होगा, गतिज ऊर्जा के लिए अपने कर रहे हैं ये, तो वस्तु पर लगने वाला बल क्या होगा। गति के दूसरे नियम से बल अपने पास होता है क्या, F = m। अब वस्तु को कितना विस्थापित किया गया इस बल के द्वारा, S दूरी तक, तो किया गया कार्य, इस बल द्वारा किया गया कार्य W = आ जाएगा F × S। तो W = अपने पास आ गया MAS। ये समीकरण नंबर अपने पास आ गई 1। अब वस्तु जब विरामावस्था में थी, S दूरी तक विस्थापित हुई, तो इसका S दूरी पर वेग क्या हो जाएगा, अंतिम वेग क्या हो जाएगा, गति के तीसरे समीकरण से, गति के तृतीय समीकरण से। गति का तृतीय समीकरण अपने पास है क्या, v² = u² + 2as। क्योंकि वस्तु विरामावस्था में थी इसलिए u तो अपने पास क्या होगा, 0 होगा। वस्तु क्या थी, विरामावस्था में थी, और विरामावस्था से अपने क्या कर रहे हैं, इसको गतिशील अवस्था में ला रहे हैं, तो v² = अपने पास आ जाएगा 2as। इससे अपने क्या करेंगे, इसका त्वरण ज्ञात कर लेंगे। तो a = अपने पास आ गया v² / 2s। ये जो मान है वो समीकरण 1 में रख देते हैं, a का। तो समीकरण 1 में मान रखने पर, समीकरण 1 में मान रखने पर, समीकरण 1 में जब मान रखेंगे तो W = अपने पास आ जाएगा m × v² / 2s × s, s से s कैंसिल, W = अपने पास आ गया ½ mv²। कार्य का यह मान वस्तु की गतिज ऊर्जा के बराबर होता है। तो वस्तु की गतिज ऊर्जा अपने पास आ गई, काइनेटिक एनर्जी अपने पास आ गई ½ mv²। ये अपने पास क्या गया, गतिज ऊर्जा का सूत्र आ गया। ये अपने पास क्या है, गतिज ऊर्जा का सूत्र है। तो अपने पास गतिज ऊर्जा जो होती है वो किसके बराबर होती है, वस्तु के द्रव्यमान और उसके वेग के वर्ग के गुणनफल के आधे के बराबर होती है। गतिज ऊर्जा के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा जो होती है वो सदैव धनात्मक होती है। गतिज ऊर्जा, काइनेटिक एनर्जी जो है वो सदैव धनात्मक होती है। गतिज ऊर्जा का मान कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकता। ये सदैव क्या होगी, पॉजिटिव वैल्यू होगी, क्योंकि किसी भी वस्तु का द्रव्यमान कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकता। वेग ऋणात्मक हो सकता है लेकिन उसका वर्ग कभी ऋणात्मक नहीं होता, इसलिए गतिज ऊर्जा कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकती। अपने पास एक सिंपल सा क्वेश्चन करते हैं इसका। गतिज ऊर्जा का अपने पास फॉर्मूला आ गया,
एक क्वेश्चन कर लेते हैं। अपने पास क्या है, 100 किलोग्राम की वस्तु का वेग, 100 किलोग्राम की वस्तु का वेग 18 किलोमीटर प्रति घंटा से 36 किलोमीटर प्रति घंटा करने के लिए किए गए कार्य का मान ज्ञात कीजिए। कार्य का मान ज्ञात कीजिए। अब देखिए कार्य क्या होगा, कार्य बराबर अपने पास आ जाएगा अंतिम गतिज ऊर्जा माइनस प्रारंभिक गतिज ऊर्जा। अंतिम गतिज ऊर्जा और प्रारंभिक गतिज ऊर्जा का जो अंतर होगा वो किया गया क्या हो जाएगा, कार्य हो जाएगा। मतलब W इज इक्वल टू अपने पास आ जाएगा हाफ mv² माइनस हाफ mu²। v अंतिम वेग, u प्रारंभिक वेग, यानी हाफ m इंटू v² माइनस u² आ जाएगा। अब अपने पास जो जो राशियां दी हुई है वो क्या क्या है, द्रव्यमान दिया हुआ कितना 100 kg अपने पास, u अपने पास क्या है 18 किलोमीटर प्रति घंटा है। किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलेंगे तो इसको 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 18 इंटू 5/18 से मल्टीप्लाई करते ही ये मीटर प्रति सेकंड में बदल जाता है और ये अपने पास मीटर प्रति सेकंड, मतलब ये आ जाएगा 5 मीटर प्रति सेकंड। v इक्वल टू अपने पास आ जाएगा 36 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो ये आ जाएगा 36 इंटू 5/18, ये अपने पास आ जाएगा 10 मीटर प्रति सेकंड। अब अपने क्या करेंगे, इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर देंगे, अपने पास कार्य का मान आ जाएगा। अपने पास W इज इक्वल टू आ जाएगी कितने, हाफ m अपने पास है 100, v का स्क्वायर 10 का वर्ग माइनस u का स्क्वायर 5 का वर्ग, ये अपने पास आ गया 50 इंटू 100 माइनस 25, ये अपने पास आ जाएगा 75, 50 इंटू 75, ये अपने पास आ गया 3750 जूल। ये अपने पास आ जाएगा उस कार्य का मान। इतना कार्य करना पड़ेगा अगर उसके वेग को 18 किलोमीटर से 36 किलोमीटर अपन को करना है। तो गतिज ऊर्जा से संबंधित इसी तरह से एक और सिंपल सा क्वेश्चन है। अपने पास 100 ग्राम की एक गोली है, गोली की गतिज ऊर्जा जो है, गतिज ऊर्जा 1000 जूल है। इसका वेग ज्ञात कीजिए, इसका वेग ज्ञात कीजिए। अपने पास द्रव्यमान दिया हुआ है m इज इक्वल टू 100 ग्राम, ये अपने पास आ जाएगा 0.1 किलोग्राम, किलोग्राम में बदलेंगे। और अपने पास ऊर्जा दे रखी है, काइनेटिक एनर्जी जो है वो अपने पास है 1000 जूल। अपने जानते हैं काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो अपने पास होती है हाफ mv²। तो अपने पास ये आ गया कितना 1000, 1/2 इंटू 0.1 इंटू v²। तो ये अपने पास क्या आ जाएगा, पॉइंट हटा दें, ये 10 आ जाएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 इंटू 10 की पावर अपने पास क्या हो जाएगी 4 हो जाएगी, इज इक्वल टू अपने पास आ गया v²। v इज इक्वल टू अपने पास आ जाएगा √2 इंटू 10 की पावर 2, यानी v इज इक्वल टू √2 का मान 1.414 इंटू 10 की पावर 2, इसको अपने से लिख सकते हैं 141.4 मीटर प्रति सेकेंड। ये इसका वेग आ जाएगा। तो इस तरह से क्वेश्चन, सिंपल सा क्वेश्चन इस पे पूछा जाता है। अब सेकंड अपने पास है स्थितिज ऊर्जा। यांत्रिक ऊर्जा का सेकंड पार्ट पढ़ रहे हैं अपने, स्थितिज ऊर्जा। दूसरा अपने पास क्या है इसका पार्ट, स्थितिज ऊर्जा। स्थितिज ऊर्जा, पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी क्या है,
बड़ा सिंपल सा, एक सिंपल सी परिभाषा मैं आपको बता रहा हूँ जो हर एक तरह की स्थितिज ऊर्जा के लिए अप्लाई होगी। किसी संरक्षी बल क्षेत्र में वस्तु की स्थिति या अभिविन्यास के कारण जो ऊर्जा होती है उसे उस वस्तु की स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। किसी संरक्षी बल क्षेत्र में, संरक्षी बल क्षेत्र में वस्तु की स्थिति या अभिविन्यास के कारण जो ऊर्जा संचित होती है उसे स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। अब देखिए, अपने पास संरक्षी बल क्षेत्र क्या है। संरक्षी बल के बारे में अपने पहले भी बात कर चुके हैं एक बार। संरक्षी बल ऐसे बल होते हैं जिनके द्वारा किया गया कार्य जो होता है वो पथ पर निर्भर नहीं करता, वो वस्तु की प्रारंभिक और अंतिम स्थिति पर निर्भर करता है। संरक्षी बलों के अंतर्गत जो बल व्युत्क्रम वर्ग के नियम का पालन करते हैं वो संरक्षी बल होते हैं। जैसे गुरुत्वीय बल है, विद्युत बल है, चुंबकीय बल है और एक अपने पास होता है स्प्रिंग का प्रत्यानयन बल। ये जो बल होते हैं ये बल कैसे होते हैं? संरक्षी बल होते हैं। तो अपने इन्हीं के लिए स्थितिज ऊर्जा परिभाषित कर सकते हैं। अब जैसा संरक्षी बल क्षेत्र होगा वैसे स्थितिज ऊर्जा हो जाएगी। अगर अपने कह दें कि गुरुत्वीय बल क्षेत्र में वस्तु की स्थिति या अभिविन्यास के कारण ऊर्जा है तो वो गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा हो जाएगी। अब चुंबकीय के लिए कह देंगे तो चुंबकीय बल क्षेत्र में वस्तु की स्थिति या अभिविन्यास के कारण होगी, वो चुंबकीय स्थितिज ऊर्जा हो जाएगी। इसी तरह से विद्युत क्षेत्र में वस्तु की स्थिति या अभिविन्यास के कारण विद्युत स्थितिज ऊर्जा हो जाएगी। मतलब स्थितिज ऊर्जा के लिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है कि ये संरक्षी बल क्षेत्र, असंरक्षी बल क्षेत्रों के लिए स्थितिज ऊर्जा परिभाषित नहीं की जाती। असंरक्षी बल क्षेत्र वे बल क्षेत्र होते हैं जिनमें ऊर्जा की हानि होती है, जैसे घर्षण बल है, श्यान बल है, कोई भी प्रतिरोधात्मक जो बल होता है वो असंरक्षी होता है, तो उसके लिए स्थितिज ऊर्जा को परिभाषित नहीं किया जा सकता। अब बात अपने पास आती है कि स्थितिज ऊर्जा का अपने मैथमेटिकली अपने कैसे इसको ज्ञात करें, गणितीय रूप से इसको कैसे ज्ञात किया जाए। तो किसी वस्तु पर बल द्वारा किया गया कार्य जो होता है वो वस्तु की स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होता है। तो संरक्षी बल क्षेत्र में वस्तु की एक स्थिति से दूसरी स्थिति तक विस्थापित करने में स्थितिज ऊर्जा में जो परिवर्तन होता है वो किए गए कार्य के ऋणात्मक मान के बराबर होता है। अगर प्रारंभिक स्थिति में वस्तु की स्थितिज ऊर्जा ui है और अंतिम स्थिति में वस्तु की स्थितिज ऊर्जा uf है, i मतलब इनिशियल स्टेज, f मतलब फाइनल अंतिम स्थिति, तो अपने पास स्थितिज ऊर्जा में जो परिवर्तन होगा वो uf माइनस ui और वो बल क्षेत्र के द्वारा किए गए कार्य के ऋणात्मक मान के बराबर होती है। ये अपने पास स्थितिज ऊर्जा का मैथमेटिकली फॉर्मूला होता है। मतलब uf माइनस ui इज इक्वल टू क्या होता है? माइनस w होता है। मतलब बल क्षेत्र के द्वारा किया गया जो कार्य होता है उसका ऋणात्मक मान वस्तु की स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होता है। अब कुछ टाइप की स्थितिज ऊर्जा अपन पढ़ लेते हैं। गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा है, जैसे गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा, गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा। देखो मैं एक सिंपल सा एग्जांपल बता देता हूँ पहले गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा का। अपने क्या करते हैं, जो ओवरहेड टैंक होता है, छत पे रखा हुआ जो पानी का टैंक होता है उसमें अपने पानी भरते हैं। जब अपने पानी भरते हैं तो मोटर का यूज़ करते हैं। मोटर में क्या होती है? मोटर में विद्युत ऊर्जा खर्च होती है जो यांत्रिक ऊर्जा में बदलती है। यांत्रिक ऊर्जा क्या करती है? यांत्रिक ऊर्जा पानी को गतिज ऊर्जा प्रदान करती है। वो गतिज ऊर्जा के कारण पानी जो है वो नीचे से ऊपर छत तक चला जाता है टैंक में। जब वो पानी टैंक में स्टोर हो जाता है तो वही गतिज ऊर्जा जो है वो किस में बदल जाती है? स्थितिज ऊर्जा में बदल जाती है। यानी अपने बहुत सारी ऊर्जाओं के रूप परिवर्तित कर रहे हैं इसमें।
मोटर चलाई, मोटर में विद्युत ऊर्जा खर्च हुई, मोटर क्या करती है, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलती है, और वो यांत्रिक ऊर्जा गतिज ऊर्जा के रूप में पानी को प्रदान होती है, और वो पानी में जो गतिज ऊर्जा है, उस गतिज ऊर्जा के कारण पानी टैंक में चला जाता है, और टैंक में जब स्टोर होता है पानी, तो वो किस में बदल जाती है, ऊर्जा, गतिज ऊर्जा जो थी वो स्थितिज ऊर्जा में बदल जाती है। अब जब अपने क्या करते हैं, नल को खोलते हैं, तो नल से क्या होता है, पानी आता है, नल से जो पानी आता है, तो अब क्या है, यही स्थितिज ऊर्जा जो थी पानी की, वो किस में परिवर्तित हो जाती है, पुनः गतिज ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। मतलब अपने इसको पृथ्वी तल से कुछ ऊंचाई पे रख दिया, तो एक्चुअली में इसमें क्या आ गई, गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा आ गई। तो अपने गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा क्या है, गुरुत्वीय क्षेत्र में किसी वस्तु की स्थिति या विन्यास के कारण उसमें जो ऊर्जा संचित होती है, उसे क्या कहते हैं, गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। अपने पास क्या है, m द्रव्यमान की एक वस्तु है, इसको पृथ्वी तल से h ऊंचाई तक विस्थापित करते हैं। m द्रव्यमान की एक वस्तु, इसको पृथ्वी तल से h ऊंचाई तक क्या करते हैं, विस्थापित करते हैं। तो किया गया कार्य क्या होगा, अपने उस कार्य का मान ज्ञात कर लेते हैं। तो m द्रव्यमान की वस्तु को h ऊंचाई तक ले जाने में किया गया कार्य गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाएगा। तो अपने पास कार्य आ जाएगा, बल गुणा विस्थापन। बल अपने पास हो जाएगा mg और विस्थापन हो गया h, तो यह कार्य ही स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाएगा। तो U इज इक्वल टू आ जाएगा mgh। तो h ऊंचाई पर स्थित किसी वस्तु की गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा जो है वो अपने पास क्या आ गई, mgh आ गई। अब आता है अपने पास स्प्रिंग की स्थितिज ऊर्जा, स्प्रिंग की स्थितिज ऊर्जा। स्प्रिंग की स्थितिज ऊर्जा, स्प्रिंग की स्थितिज ऊर्जा क्या है, अपने पास एक स्प्रिंग है जिसका बल नियतांक k है, इससे एक m द्रव्यमान का ब्लॉक जुड़ा हुआ है, m द्रव्यमान का एक ब्लॉक जुड़ा हुआ है, इससे m द्रव्यमान का ब्लॉक है, इसका बल नियतांक k है, ये इसकी मध्य अवस्था है। अपने क्या करते हैं, इस स्प्रिंग को मध्य अवस्था से x दूरी तक विस्थापित करते हैं, यानी यहां तक अपने इसको क्या कर देते हैं, विस्थापित करते हैं। जब अपने क्या करते हैं, स्प्रिंग को इसकी मध्य अवस्था से विस्थापित करते हैं, तो स्प्रिंग में प्रत्यानयन बल उत्पन्न होता है। प्रत्यानयन बल क्या होता है, प्रत्यानयन बल हमेशा विस्थापन के समानुपाती और उसके विपरीत दिशा में होता है। मतलब प्रत्यानयन बल जो स्प्रिंग को वापस उसकी प्रारंभिक अवस्था में लाने का प्रयास करता है, प्रत्यानयन बल F जो है वो समानुपाती होता है -x, विस्थापन के समानुपाती और विपरीत दिशा में होता है। तो F इज इक्वल टू अपने पास आ गया -kx। ये बल लगेगा, अगर अपने इसको विस्थापित कर रहे हैं तो इस बल के विरुद्ध क्या करना पड़ेगा, कार्य करना पड़ेगा। यदि पिंड को अल्प विस्थापन dx दें, तो किया गया कार्य इस बल के विरुद्ध कार्य करना पड़ेगा। वो कार्य अपने पास, क्योंकि अल्प विस्थापन दे रहे हैं तो अल्प कार्य हो जाएगा, वो अपने पास आ जाएगा -f dx। माइनस इसलिए आया कि इस बल के विरुद्ध विस्थापित कर रहे हैं, तो नेगेटिव साइन आ जाएगा। f का मान रख देते हैं ये वाला, तो dw इज इक्वल टू अपने पास आ जाएगा -f का मान है -kx इंटू dx। तो dw इज इक्वल टू अपने पास आ जाएगा kx dx। यदि विस्थापन x बराबर 0 से x बराबर a तक किया जाए, x बराबर 0 से लेकर x बराबर a तक किया जाए, तो कुल कार्य अपने पास आ जाएगा w इज इक्वल टू, इसका समाकलन करेंगे, k कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, समाकलन आ जाएगा 0 से a x dx। इसका जब समाकलन करेंगे तो अपने पास क्या आ जाएगा, ये अपने पास आ जाएगा w इज इक्वल टू k, ये आ जाएगा x² 2 लिमिट 0 से a, तो w इज इक्वल टू अपने पास आ जाएगा ½ k a²। यह
कार्य जो है वो स्प्रिंग की स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाएगा। तो स्प्रिंग की स्थितिज ऊर्जा अपने पास आ जाएगी U इज इक्वल टू ऑफ के ए स्क्वायर। ए क्या है? अधिकतम विस्थापन के ए स्क्वायर। ये अपने पास क्या आ जाएगी? स्प्रिंग की स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला अपने पास आ जाएगा। अब आता है सिंपल पेंडुलम, सरल लोलक की स्थितिज ऊर्जा। सरल लोलक की स्थितिज ऊर्जा क्या है? सरल लोलक होता क्या है? पहली बात तो ये सरल लोलक की स्थितिज ऊर्जा ज्ञात करनी है अपने को। सरल लोलक की स्थितिज ऊर्जा। सरल लोलक की स्थितिज ऊर्जा क्या है? देखिए सरल लोलक क्या होता है? सिंपल पेंडुलम किसे कहते हैं? सिंपल पेंडुलम होता है यदि एक बिंदुवत पिंड को, बिंदुवत द्रव्यमान को धागे से बांधकर स्वतंत्रता पूर्वक लटका दिया जाए तो इस प्रकार की व्यवस्था को क्या कहते हैं? सरल लोलक कहते हैं। कैसे? एक धागे से अपने दृढ़ पिंड को लटका दें इस तरह से, तो इस व्यवस्था को क्या कहते हैं? सरल लोलक कहते हैं। और ये सरल लोलक की मध्य अवस्था होती है, मध्य अवस्था, मध्य अवस्था है ये। अब क्या करें? इसको इस मध्य अवस्था से विस्थापित करें। जब मध्य अवस्था से विस्थापित करते हैं तो इसकी ये स्थिति आ जाएगी। जब मध्य अवस्था से विस्थापित करेंगे तो ये स्थिति आ जाएगी। या इस तरफ अपने विस्थापित करते हैं तो अपने पास ये कोई अवस्था आ जाती है इसकी, इस तरह से। अपने पास जब ये मध्य अवस्था से विस्थापित होगा तो ये ऊर्ध्वाधर के साथ क्या करता है? थीटा कोण बनाता है। और मान लेते हैं ये जो विस्थापन है वो x विस्थापन है। अब जब ये मध्य अवस्था से अपने विस्थापित करते हैं तो जब ये अधिकतम विस्थापन की स्थिति में होता है तो इसकी स्थितिज ऊर्जा होती है अधिकतम विस्थापन की अवस्था में स्थितिज ऊर्जा U इज इक्वल टू होती है ऑफ के ए स्क्वायर, ऑफ के ए स्क्वायर। ए अपने पास होता है मध्य अवस्था से अधिकतम विस्थापन। तो किसी अवस्था x अवस्था में इसकी ऊर्जा अपने पास आ जाएगी ऑफ के एक्स स्क्वायर। किसी अवस्था x में इसकी जो ऊर्जा है वो अपने पास कितनी आ जाएगी? ऑफ के एक्स स्क्वायर। अब इससे संबंधित एक क्वेश्चन पिछले रीट एग्जाम में आया हुआ है। क्या था कि जब अपने इसको अधिकतम विस्थापन की अवस्था में ले जाते हैं तो इसका वेग क्या हो जाता है? जीरो हो जाता है। अधिकतम विस्थापन की बात कर रहा हूँ, ये अधिकतम विस्थापन नहीं है। तो इसका वेग क्या हो जाता है? जीरो। तो इसकी गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी? जीरो हो जाएगी। इस समय इसकी संपूर्ण ऊर्जा जो है, संपूर्ण ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा के रूप में होगी। संपूर्ण ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा। जब ये क्या आता है? मध्य अवस्था में आता है तो इसका वेग अधिकतम होता है, वेग अधिकतम। जब वेग अधिकतम है तो काइनेटिक एनर्जी जो है वो क्या हो जाएगी? अधिकतम हो जाएगी। और स्थितिज ऊर्जा अपने पास क्या हो जाएगी? जीरो हो जाएगी। जब ये इस तरफ अधिकतम विस्थापन की अवस्था में आएगा तो वेग जीरो, सेम कंडीशन इस तरफ लागू हो जाएगी। तो इस तरह से क्या होता है? सिंपल पेंडुलम जो है, जो सरल आवर्त गति करता है, मध्य अवस्था में उसकी ऊर्जा जो है वो अधिकतम ऊर्जा होगी। किस रूप में? गतिज ऊर्जा के रूप में। यहाँ अधिकतम ऊर्जा जो है किस रूप में होगी? स्थितिज ऊर्जा के रूप में। गतिज ऊर्जा यहाँ क्या होगी? जीरो। अन्य कोई भी स्थिति है, जैसे मान लो ये अवस्था है, इस अवस्था में क्या होगा? गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का योग जो है वो नियत रहता है। मतलब सरल आवर्त गति कर रहे इस सिंपल पेंडुलम की स्थितिज ऊर्जा रहती, यांत्रिक ऊर्जा रहती नियत है। यांत्रिक ऊर्जा मतलब गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का योग। परंतु ये तीनों जो स्थितियां हैं इनके बारे में अपने को अच्छी तरह से पता होना चाहिए।
और यही क्वेश्चन आया हुआ है। अब आता है अपने पास दैनिक जीवन में स्थितिज ऊर्जा के उदाहरण। दैनिक जीवन में स्थितिज ऊर्जा के क्या उदाहरण है? देखिए एग्जाम्पल क्या है इसके। पहला अपने पास है घड़ी में चाबी भरते हैं। आजकल तो ज़रूरत नहीं पड़ती क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक घड़ियाँ आ गई, लेकिन पहले क्या करते थे, घड़ी में चाबी भरनी पड़ती थी और चाबी भरने के कारण घड़ी चलती थी। तो घड़ी जो है, घड़ी में जब चाबी भरी जाती थी, घड़ी में जब चाबी भरते थे तो उस चाबी का संबंध जो है वो एक स्प्रिंग से होता था, और जब अपने चाबी को घुमाते थे तो उस स्प्रिंग में क्या था, स्थितिज ऊर्जा संचित हो जाती थी, स्थितिज ऊर्जा संचित हो गई थी, और वही स्थितिज ऊर्जा जो है वो फिर गतिज ऊर्जा में बदलती थी और घड़ी की सुइयां चलती थी। दूसरा, पानी से भरे हुए टैंक में, पानी से भरे हुए टैंक में क्या होती है, स्थितिज ऊर्जा होती है, स्थितिज ऊर्जा होती है। इसी तरह से तने हुए धनुष में स्थितिज ऊर्जा होती है। तना हुआ जो धनुष होता है उसके अंदर भी क्या होती है, स्थितिज ऊर्जा होती है। अब अपने पास आता है तना हुआ जब धनुष है तो उसकी क्या स्थिति होती है। देखिए सामान्य स्थिति धनुष की अपने पास ये है, ये सामान्य अवस्था है, और जब अपने इसको तानते हैं इस तरह से तो ये तीर है, जब तानते हैं तो ये स्थितिज ऊर्जा आ जाती है, जैसे छोड़ते हैं तो ये स्थितिज ऊर्जा इस तीर को किस रूप में मिल जाती है, गतिज ऊर्जा के रूप में प्राप्त हो जाती है। तो ये कुछ अपने पास दैनिक जीवन में उपयोग में आने वाले क्या है, उदाहरण है स्थितिज ऊर्जा के। अब आता है अपने पास ऊर्जा, दो रूप पढ़ लिए अपने ऊर्जा के, क्या, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा। वैसे ये एक ही प्रकार की ऊर्जा थी, यांत्रिक ऊर्जा थी, उसके दो रूप पढ़े अपने, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा। दूसरा अपने पास आता है विद्युत ऊर्जा। विद्युत ऊर्जा क्या है, आवेशों के प्रवाह के कारण जो ऊर्जा उत्पन्न होती है उसे क्या कहते हैं, विद्युत ऊर्जा कहते हैं। यानी आवेशों के कारण उत्पन्न ऊर्जा विद्युत ऊर्जा कहलाती है। आवेशों के कारण जो ऊर्जा उत्पन्न होती है वो विद्युत ऊर्जा। घरों में जो अपने काम में ले रहे हैं ये विद्युत ऊर्जा ही है, और अपने क्या करते हैं, तारों के द्वारा, उन तारों में क्या होता है, आवेश का प्रवाह होता है, जिससे अपने को क्या होती है, विद्युत ऊर्जा प्राप्त होती है। नेक्स्ट अपने पास है रासायनिक ऊर्जा। रासायनिक ऊर्जा क्या है, रासायनिक ऊर्जा क्या है, रासायनिक अभिक्रियाओं के फलस्वरूप अभिक्रियाओं में प्राप्त ऊर्जा जो है, या रासायनिक अभिक्रियाओं के फलस्वरूप जो ऊर्जा प्राप्त होती है उस ऊर्जा को क्या कहते हैं, रासायनिक ऊर्जा कहते हैं। इसका सिंपल सा एग्जांपल है अपने पास, और अपने यूज करते हैं इसको, शुष्क सेल अपने यूज करते हैं। शुष्क सेल में क्या है, रासायनिक ऊर्जा होती है जो विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होती है। जब अपने शुष्क सेल को टॉर्च में, रेडियो में काम में लेते हैं तो उसकी रासायनिक ऊर्जा किस रूप में अपने को प्राप्त होती है, विद्युत ऊर्जा के रूप में प्राप्त होती है। चौथा अपने पास आता है ध्वनि ऊर्जा। ध्वनि ऊर्जा जो है ये कंपन के कारण उत्पन्न होती है। ध्वनि ऊर्जा जो है वो कंपन के कारण, जैसे तार है, तार को अगर अपने कंपित करें तो ध्वनि उत्पन्न होती है। ढोल है, ढोल को अपने बजाते हैं तो कंपन उत्पन्न होते हैं। ये कंपन संकेत जो है वो वायु में संचरित होते हैं और हमारे कर्णपटल से टकराते हैं, कान का जो पर्दा होता है उससे टकराते हैं, और वो पर्दा क्या करता है, कंपन उत्पन्न करता है, और वो कंपन संकेत जो है वो क्या है, तंत्रिकाओं के द्वारा मस्तिष्क में पहुंचते हैं, और मस्तिष्क से फिर अपने को पता चलता है कि अपने क्या सुना है, तो ध्वनि ऊर्जा है। नेक्स्ट अपने पास है पवन ऊर्जा। बहती हुई वायु जो है इसके अंदर भी क्या होती है, ऊर्जा होती है, जिससे अपने क्या कहते हैं, पवन ऊर्जा कहते हैं। और पवन ऊर्जा का उपयोग जो है वो पवन चक्कियों में किया जाता है, और उससे अपने क्या करते हैं, विद्युत का उत्पादन करते हैं।
नेक्स्ट अपने पास है सौर ऊर्जा। सौर ऊर्जा सूर्य से प्राप्त ऊर्जा या फिर जो भी अपने पास आकाशीय पिंड है उनसे जो ऊर्जा मिलती है अपने को, गैलेक्सियाँ मुख्य रूप से, सूर्य और गैलेक्सियाँ मुख्य रूप से आती है इसमें, तो उससे अपने को क्या होता है, सौर ऊर्जा प्राप्त होती है। और वर्तमान में सौर ऊर्जा जो है वो ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत उभर कर सामने आ रहा है और इस पर सबसे ज़्यादा प्रयास भी किए जा रहे हैं। नेक्स्ट अपने पास है नाभिकीय ऊर्जा। नाभिकीय ऊर्जा क्या है? देखिए, नाभिकीय कण जो होते हैं, नाभिकीय कणों के कारण ऊर्जा प्राप्त होती है, वो नाभिकीय ऊर्जा है। देखिए, ये दो प्रकार की होती है। एक होती है नाभिकीय विखंडन ऊर्जा, नाभिकीय विखंडन ऊर्जा, और दूसरी है नाभिकीय संलयन ऊर्जा, नाभिकीय संलयन ऊर्जा। नाभिकीय विखंडन में क्या होता है, एक बाहरी नाभिक जो है दो हल्के नाभिकों में विभाजित होता है और अपार मात्रा में ऊर्जा उत्सर्जित होती है। मतलब बाहरी नाभिक जो है, बाहरी नाभिक विखंडित होता है और ये क्या है, इस विखंडन के फलस्वरूप अपार मात्रा में क्या होती है, ऊर्जा उत्पन्न होती है, जिसे नाभिकीय विखंडन कहते हैं। संलयन में क्या होता है, हल्के नाभिक जो होते हैं, हल्के नाभिक मिलकर बाहरी नाभिक का निर्माण करते हैं, बाहरी नाभिक का निर्माण करते हैं और इस क्रिया में भी अपार मात्रा में जो है वो ऊर्जा का उत्पादन होता है, तो इसे नाभिकीय संलयन ऊर्जा। सूर्य में ऊर्जा का जो स्रोत माना जाता है वो नाभिकीय संलयन ही माना जाता है। मतलब सूर्य जो इतनी ऊर्जा अपने को दे रहा है उसका कारण क्या माना जाता है, नाभिकीय संलयन माना जाता है। तो ये अपने पास कुछ मुख्य रूप थे ऊर्जा के। अब अपने पास आते हैं ऊर्जा के स्रोत। ऊर्जा के जो स्रोत हैं उन्हें मुख्य रूप से अपने दो भागों में विभाजित करते हैं। ऊर्जा के जो स्रोत हैं उन्हें मुख्य रूप से दो भागों में विभाजित कर देते हैं अपने। ऊर्जा के स्रोत, ऊर्जा के स्रोत क्या क्या प्रकार है अपने पास, ये दो टाइप के हैं। अपने पास है परंपरागत ऊर्जा स्रोत। देखिए, परंपरागत ऊर्जा स्रोत क्या है, इसमें से भी क्वेश्चन आ सकता है, परंपरागत और गैर परंपरागत। वो अपने को बताएगा कि इसमें से परंपरागत ऊर्जा स्रोत कौन सा है और गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत कौन सा है। पहले तो अपने देख लेते हैं कि परंपरागत ऊर्जा स्रोत है क्या चीज। ये ऐसे ऊर्जा स्रोत हैं, ऐसे ऊर्जा स्रोत हैं, ऐसे ऊर्जा स्रोत हैं जो सीमित मात्रा में है, जो सीमित मात्रा में है। सिंपल सा ये है कि ये कभी ना कभी नष्ट होंगे, ये कभी ना कभी नष्ट हो जाएंगे। यानी ये इनकी जो मात्रा है वो क्या है, सीमित है और इनको एक बार काम में लेकर दोबारा काम में नहीं लिया जा सकता। जीवाश्म से जितना भी अपने को ऊर्जा मिलती है जीवाश्म से, वो सारे के सारे जो है वो कैसे हैं, स्रोत होते हैं, परंपरागत ऊर्जा स्रोत होते हैं। परंपरागत ऊर्जा स्रोत में अपने पास क्या है, डीजल है, पेट्रोल है, रसोई गैस है, रसोई गैस, पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस, लकड़ी है, लकड़ी, कोयला, ये अपने पास क्या है, परंपरागत ऊर्जा स्रोत है। ये सीमित है, बहुत ही सीमित मात्रा में है और एक दिन इनका किसी न किसी रूप में अपने को ये होगा कि अब पेट्रोल मिलना बंद, अब डीजल मिलना बंद, या अब लकड़ी मिलनी बंद, या कोयले की दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि इनका दोहन हो रहा है लगातार और ये सीमित मात्रा में उपलब्ध है और इनका पुनः उपयोग नहीं किया जा सकता। दूसरा अपने पास आता है गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत। दूसरा अपने पास है गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत, ऊर्जा स्रोत। गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत ऐसे ऊर्जा स्रोत हैं जिनकी मात्रा असीमित है और इन्हें अपने पुनः काम में ले सकते हैं।
कैसे? जैसे सौर ऊर्जा है, सौर ऊर्जा, सूर्य से प्राप्त ऊर्जा जो है, क्योंकि सूर्य लगातार अपने को ऊर्जा प्रदान कर रहा है और अब इस पर बहुत बड़ा काम सभी सरकारें जो है इस पर बहुत बड़ा काम कर रही है और सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने का काम किया जा रहा है। सौर ऊर्जा है, पवन ऊर्जा है, पवन ऊर्जा को किसके द्वारा? पवन चक्कियों के द्वारा जो है वो अपने विद्युत में परिवर्तित कर रहे हैं। महासागरीय ऊर्जा है, महासागरीय ऊर्जा, महासागरों में क्या है? ज्वार भाटा आता है और उस ज्वार भाटे में भी ऊर्जा है, उस ऊर्जा का उपयोग भी किसमें किया जाता है? विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करके उसको काम में लिया जाता है। भूगर्भ ऊर्जा है, भूगर्भ में उच्च ताप है, वहां से भी अपने ऊर्जा प्राप्त कर सकते हैं। तो ये अपने पास ऊर्जा स्रोत जो है वो कैसे हैं? गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत है। अब अपने पास आता है ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत। ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत क्या है? ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत, देखिए ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत है क्या चीज? ऊर्जा को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। ऊर्जा को केवल एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। क्या है ये? ऊर्जा को न तो उत्पन्न कर सकते हैं और न ही नष्ट कर सकते हैं। इसे केवल एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। एनर्जी नाइदर बी क्रिएट नोर बी डिस्ट्रॉय, इट कैन बी चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अदर फॉर्म। अब बात ये आती है, जब अपने ऊर्जा को नष्ट ही नहीं कर सकते तो ऊर्जा की समस्या कहाँ आ रही है? समस्या ये आ रही है कि जिस रूप की अपने को आवश्यकता है उस रूप में ऊर्जा जो है वो सीमित मात्रा में है। हालांकि ऊर्जा को कभी भी नष्ट नहीं कर सकते, न तो नष्ट होती है और न ही ये उत्पन्न होती है। एक्चुअली में क्या है, इसमें थोड़ा सा संशोधन हो गया, अपने यही है लेकिन थोड़ा सा और इसका जो शुद्ध रूप है ऊर्जा संरक्षण का वो क्या था? आइंस्टाइन ने दिया था। आइंस्टाइन ने ये कहा था कि पूरे ब्रह्मांड में द्रव्यमान तथा ऊर्जा जो है वो संरक्षित रहती है। आइंस्टाइन ने ये कहा था कि ब्रह्मांड में कुल ऊर्जा तथा कुल द्रव्यमान संरक्षित है, क्योंकि उन्होंने एक संरक्षित है। आइंस्टाइन ने क्या किया था? एक संबंध दिया था E = mc²। इसके अकॉर्डिंग उन्होंने बताया था कि द्रव्यमान को आप किस में? ऊर्जा में बदल सकते हो और ऊर्जा को किस में बदल सकते हैं? द्रव्यमान में बदल सकते हैं। तो उसके अनुसार यानी आइंस्टाइन के अनुसार ब्रह्मांड की कुल ऊर्जा और कुल द्रव्यमान जो है वो संरक्षित है। तो ये था अपने पास ऊर्जा। अच्छी तरह से इसको रीड करना, जो चैनल जो है उसको सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करना ताकि अधिक से अधिक बच्चों को इसका फ़ायदा हो। साथ ही कमेंट ज़रूर किया करें ताकि मुझे पता लगे कि कहीं कोई अगर आपकी समस्या है तो मैं उसका सॉल्यूशन कर पाऊँ और कहीं ऐसी समस्या आ रही है तो उसका मैं सुधार कर पाऊँ। थैंक्स।